नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज विधानसभा के 4 सीटों के लिए उपचुनाव शुरू हो चुका है। सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 4 सीट रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज, इन 4 सीटों पर जो भी जीत कर आता है आने वाले 1 साल तक कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन न तो इस चुनाव से किसी की सरकार बन रही है, न किसी की सरकार गिर रही है। फिर भी बेहद अहम क्यों माना जा रहा है ये चुनाव, ये हम समझते हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष जी से। देखिए, आपने ठीक कहा कि इस चुनाव से न तो किसी की सरकार गिरने वाली है, इंडिया की सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और न ही तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है। फिर क्यों बड़े बड़े नेता पूरी ताकत लगा रहे हैं? आप जाकर देख लीजिए, उपचुनाव में इंडिया की तरफ से तमाम मंत्री, तमाम बड़े नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि उपचुनाव है। नीतीश कुमार खुद प्रचार कर रहे हैं। लालू यादव जो चुनाव प्रचार के लिए कहीं नहीं निकले थे, उनको निकलना पड़ा। तो इससे अहमियत समझिए, अहमियत ये है कि इस चुनाव से अगले साल होने वाले चुनाव के लिए बड़ा संदेश मिलने वाला है। इसको 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस चुनाव में कई संकेत मिलेंगे, जातीय समीकरण बदलेंगे और वो अहम भूमिका निभाएंगे आगामी चुनाव में। और इस चुनाव में तो एक नई पार्टी जनसुराज भी है ना। पिछले मुझे याद है कि 15-20 साल 30 साल से, जब से लालू नीतीश जी हैं, तब से एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई रही है। बहुत दिनों बाद जनसुराज के आने से सभी सीटों पर, 4 सीटों पर त्रिकोणात्मक संघर्ष दिख रहा है। लग रहा है कि हाँ, इन स्थापित पार्टियों को भी कोई चैलेंज कर सकता है। भले जनसुराज कहीं नहीं जीत रहा है, लेकिन स्थापित दलों के वोट बैंक में संधमारी कर रहा है और काफ़ी जोर शोर से वो चुनाव लड़ रहा है। दिख रही है उसकी ताकत। भले जनता आखिरी क्षण में ये सोचकर वोट नहीं दे कि ये हार रहे हैं तो वोट क्यों दे, तो वोट कमा सकता है, लेकिन उसके पक्ष में जनता तो दिख रही है। उसकी सभाओं में लोग तो उमड़ रहे हैं, उसके रोड शो में भारी भीड़ दिख रही है, तो वो ताकत तो दिखा रहा है। लेकिन आखिरी क्षण में कब क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। हम बात करें अगर जनसुराज की, जब लोकसभा चुनाव हुआ इसी साल तो देखा गया खासतौर पर बिहार में जो निर्दलीय थे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रभाव डाला था, वोट काटने का भी काम किया था, तो जिससे ये मैसेज आया था कि एक नए विकल्प के तलाश में जनता है। क्या जनसुराज इस बार वो विकल्प बन सकता है? ना, देखिए, निर्दलीय शंकर सिंह जीते थे, आपको याद होगा, उसी के बारे में शायद आप कह रही हैं। पूर्णिया में शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। जेडीयू की हार हो गई थी, आरजेडी की हार हो गई थी, और जेडीयू आरजेडी के उम्मीदवार बहुत प्रभावशाली थे। बीमा भारती तो जो आरजेडी से लड़ी थी, वो लगातार चुनाव जीतती रही और इस चुनाव में हार गई, निर्दलीय जीत गया। प्रशांत किशोर को लगा कि भाई ये तो एक मैसेज है कि जनता विकल्प खोज रही है, विकल्प मिलेगा तो जनता आरजेडी या इंडिया गठबंधन और एनडीए के साथ जाने को मजबूर नहीं होगी, वो नया विकल्प चुन सकती है। लेकिन इस चुनाव में भी ऐसा ही कुछ संदेश आ सकता है। देखिए, है क्या कि जिन 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है वहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी भी लड़ रही है, लेकिन अभी तो नई पार्टी है, 2 अक्टूबर को गठन हुआ है और नवंबर में चुनाव लड़ रही है। तो अचानक मिरेकल तो होगा नहीं ना, लोगों को डिसीजन लेने में समय लगता है। तो अभी तो कोई मिरेकल नहीं करने वाला है प्रशांत किशोर, लेकिन प्रशांत किशोर एक मजबूत दस्तक देने वाले हैं, मतलब एक मजबूत हस्ताक्षर के रूप में बिहार की राजनीति में उभरने वाले हैं। क्योंकि हर सीट पर उनको 10, 15, 20% भी वोट आ जाता है तो निर्णायक भूमिका में होंगे 2025 के चुनाव में। इसलिए चुनाव इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव में ये भी देखा जाना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण बदल गए थे, आपने देखा कि लौकुश समीकरण जो नीतीश कुमार का मेन समीकरण है वो ध्वस्त हो गया था। कुशवाहा समाज महागठबंधन के साथ चला गया था। महागठबंधन ने बहुत कुशवाहा को उम्मीदवार भी बनाया था और उसका फ़ायदा भी मिला, 2 कुशवाहा जीते भी। MY समीकरण जो था, जितना इंटैक्ट उम्मीद कर रहे थे वो नहीं था, उधर भी दिखा कि संधमारी हो रही है। इस चुनाव में ये देखना बाकी है कि लोकसभा में तो ऐसा हुआ, क्या विधानसभा में भी लौकुश समीकरण वैसे ही रहेगा?
जैसे लोकसभा में था, क्या कुशवाहा महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे या फिर वापस आ जाएंगे एनडीए की तरफ, क्योंकि कुशवाहा हमेशा एनडीए के लिए वोट करते रहे हैं, नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। अगर लोकसभा में वो बदल गए, होगा कारण आपने टिकट नहीं दिया, नाराज़गी होगी, लेकिन विधानसभा में उनका रुख क्या होगा, और उनके रुख पर ही विधानसभा के उपचुनाव का रिजल्ट भी निर्भर करेगा। आप बेलागंज देख लीजिए, वहाँ कुशवाहा की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो नीतीश कुमार से भी नाराज़ हैं, मांझी से भी बहुत खुश नहीं हैं, आरजेडी को भी पसंद नहीं करते हैं। तो आखिरी क्षण में वो क्या फैसला लेंगे उसी पर हार जीत निर्भर करेगी वहाँ भी। उसी तरह से आप चले जाइए रामगढ़ में, वहाँ भी कुशवाहा हैं, 14-15 हज़ार से ज़्यादा वोट उनके पड़ते हैं, और वो अगर एनडीए के साथ जाएंगे विधानसभा में तब तो जीत हो जाएगी। लोकसभा में तो चले गए थे महागठबंधन के साथ, तो आरजेडी के सुधाकर सिंह एमपी बन गए थे। विधानसभा में किसके साथ जाते हैं, ये संदेश मिलेगा ना। तो ये सबसे बड़ी बात का खुलासा होगा कि कुशवाहा नीतीश कुमार के पक्ष में या एनडीए के पक्ष में गोलबंद हैं या नहीं, उनके साथ हैं या नहीं। जो अल्पसंख्यक हैं, बेलागंज में चुनाव हो रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक हैं, यादव हैं, वहाँ आरजेडी अगर अपनी सीट प्रचार में कामयाब रहती है तो ये संदेश जाएगा कि आरजेडी का, लालू यादव का एमओआई समीकरण इंटैक्ट है, क्योंकि एमओआई समीकरण में ही संधिमारी की कोशिश है नीतीश कुमार की भी और प्रशांत किशोर की भी। सर, आप जनता के बीच भी लगातार मौजूद थे, चारों सीटों की बात करें तो कौन आगे नजर आ रहा है हर सीट पर? एक संभावित एग्जिट पोल क्या होगा इस चुनाव का? देखिए, जन स्वराज शुरू में तो बहुत उसका दमखम दिख रहा था, लोग उम्मीद से भी देख रहे थे, लेकिन इतनी कम समय में बहुत चमत्कार नहीं हो सकता है। आखिरी क्षण में हर सीट पर लड़ाई हो गई है बीजेपी और इंडी गठबंधन के बीच, तो सीधी लड़ाई हो गई है, तो जन स्वराज को थोड़ा नुकसान होगा। जन स्वराज भले न जीते, हर जगह पर त्रिकोणात्मक संघर्ष बना रहा था और यही उसकी खासियत थी, अभी भी बना रहा है। बेलागंज में उसकी वजह से ही किसी की हार जीत होगी, रामगढ़ में उसकी वजह से ही हार जीत होगी, इमामगंज में भी उसकी वजह से ही किसी दल की हार जीत होगी। तो एक नया फैक्टर बन के तो उभरा ही है। और मैं चारों सीटों पर गया हूँ, पहले लग रहा था कि तरारी में बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन अब खबर आ रही है कि आरएसएस ने काम ही नहीं किया बीजेपी के लिए। सुनील पांडे को लेकर नाराजगी थी, और बीजेपी के संगठन जिस स्तर पर काम करता है चुनाव में, उसने काम नहीं किया। और बीजेपी का संगठन जिस तरह से बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए काम करता है, वैसा काम करता हुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। न तो बेलागंज में दिखाई दिया, न मुझे तरारी में दिखाई दिया, न मुझे सासाराम रोहतास में एक्टिव है। आरएसएस भी एक्टिव है और बीजेपी का संगठन भी एक्टिव है, लेकिन इमामगंज में नज़र नहीं आया। तो उस वजह से लड़ाई थोड़ी कांटे की हो गई है इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच। और ये कहना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी मेरा आकलन है कि आरजेडी को एक सीट का नुकसान हो सकता है, क्योंकि 3 सीटों पर आरजेडी ही जीती थी, उसी के ही विधायक अब सांसद बन गए हैं। तीनों सीटों पर उसी की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो होने के लिए उसी के पास बहुत कुछ है, पाने के लिए तो उसके पास कुछ खास नहीं है। एक बेलागंज की सीट है, तो मुझे लगता है कि 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। मुश्किल से 2 सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और आरजेडी का नहीं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटें आ सकती हैं और 2 सीटें एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं। अभी किस सीट पर कौन जीतेगा वोटिंग चल रहा है, इसे बताना मुश्किल। शाम तक इंतजार करिए, तो अब तो पूरा एग्जिट पोल ही हम लेके आएंगे। शाम तक किसके पक्ष में कितना वोट पड़ा, मुसलमान कहाँ गए, कुशवाहा कहाँ गए, सब पता चल जाएगा। तो शाम 5 बजे तो हमारा एग्जिट पोल आएगा ही, उसमें तस्वीर साफ कर देंगे। लेकिन अभी यही मानकर चलिए कि इंडिया गठबंधन 50-50 पर है। चलिए, एनडीए और इंडी के बीच 50-50 जहां हो रहा है, वहां प्रशांत किशोर भी एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं किसी की जीत और किसी की हार में। पूरा एग्जिट पोल आज शाम तक आपके सामने होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।